अस्सलाम वालेकुम क्लास। पोस्टर आई आई होप कि जो पहला लेक्चर हम लोगों ने लिया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, होनी तो नहीं चाहिए कि आपको कुछ समझ में ना आया हो। ठीक है। बाकी मैंने आप लोग से पूछा भी था कि कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट 1 का बी पार्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है कोर्स कंटेंट। यूनिट 1 का ए पार्ट जो था मैनेजमेंट एंड और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे तो जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। सेकंड हमारे पास आ जाता है यूनिट 1 का बी पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल स्ट्रक्चरिंग। ठीक है। रिटेंचमेंट एंड डिजाइनिंग। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी कल्चर्स की उसकी मतलब बेसिस पे उसको कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं, उसकी रिट्रेंचमेंट कैसे करते हैं और उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है। इसमें आपके क्या कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का और इनफॉर्मल कैसा हो सकता है, फिर स्टाफ और उसकी लाइन रिलेशनशिप कैसी होती है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब रीडिजाइनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बन गई है लेकिन आपने उसको रीडिजाइन करना है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हमारा यूनिट 1 का बी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल स्ट्रक्चरिंग, रिटेंचमेंट एंड डिजाइनिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इन नोट्स की एक स्पेशल बात ये है कि इसमें उन्होंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है ना उनको उन्होंने क्वेश्चनिंग ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पेपर में अगर सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कितने लफ्जों का होना चाहिए, कितनी लाइंस का होना चाहिए, ऑलरेडी लिखा होगा। फिर ये आपने एज इट इज इसको रट्टा लगाना है, जैसे छोटे बच्चे रट्टा लगाते हैं ना, तो आप लोगों ने इसको ऐसे लगाना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिफाइंस हाउ एक्टिविटीज सच एज टास्क एलोकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब वो एक्टिविटीज जिसमें आ जाती है आपकी टास्क, कोई आपको टास्क दिया गया है, उसकी एलोकेशन कैसे करनी है। कोऑर्डिनेशन, ये लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जिस चीजों से आप काम कर रहे हैं जो आपके रिसोर्सेज हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। सुपरविजन, जो लोग इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चरिंग को डिजाइनिंग को चीजों को तोड़ने फोड़ने, जो गोल्स हैं उनको अचीवमेंट करने, उनको मेंटेन करने, उनको बनाने, जो भी चीजें इनको करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ सकती है, एक्टिविटीज आ जाती है। एक्टिविटीज में क्या है, टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन, supervisions and supervisions are directed towards the achievement of organizational goals. It determines the flow of information and authority within the organization. अच्छा, ये determines क्या करती है कि flow of information, मतलब एक जो flow है information का कि ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज वैसे करनी है, इसका flow कैसा होता है और उसकी अथॉरिटी जो है, आपकी जो टास्क को आपको कंप्लीट करने की होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है आपको उसका बताना है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें ये आपकी वन बाय वन उन्होंने सारी एक्टिविटीज बता दी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन एक्टिविटीज के जरिए क्या आप डायरेक्टेड करते हैं अपनी अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल आपके गोल्स हैं उनको कैसे आप अचीव करते हैं। और ये एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अथॉरिटीज के बीच में फ्लो करता है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे होता है, क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर बनाना होता है, जो आपने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को शेप देनी होती है, वो आपकी कल्चरल बाउंड्रीज या कल्चरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली होती है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिफर्स टू द वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप काम करते हो तो वहां पे सिर्फ एक मजहब का मतलब लोग नहीं होते हैं, डिफरेंट मजहब के लोग होते हैं। और हर मजहब के लोगों की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। तो आप क्या करते हो, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, आप क्या करते हो, उनको रिस्पेक्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप एक दूसरे के साथ काम करते हो। ठीक है, इसमें भी यही आ जाता है, रिफर्स टू दी values, beliefs and behaviors that shape how the organization's members, मतलब आप लोग interact
and work together. It influences the organization's environment and affect how employees feel about their workplace. ठीक है ना? इस तरह ये है कि अगर आपके साथ काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी वैल्यूज अच्छी हैं, उनके बिलीव्स अच्छे हैं, उनके एथिकल जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग जब काम पे जाते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, आपका काम पे जाने को दिल करता है। इसी तरह अगर आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं उन लोगों से, तो आपका काम पे जाने का दिल नहीं करेगा, आप लोगों से मतलब इफेक्ट हो जाओगे, आप लोगों से मिलोगे नहीं, आप लोगों से बात करना बंद कर दोगे, तो ये चीजें आ जाती। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास आ जाते हैं नंबर वन फंक्शनल स्ट्रक्चर, divisional structure, matrix structure, flat structure and hierarchical structure। सॉरी, मेरा ना थोड़ा गला खराब है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ना लेक्चर के दौरान थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो नंबर वन हमारे पास आ जाता है जी फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये डिवाइड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ठीक है, सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। मतलब आपकी हॉस्पिटल है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट, उन्होंने एग्जांपल भी नीचे दे दिया, नर्सिंग, सर्जरी, एडमिशन। तो ये आपके किस जो कौन सा डिपार्टमेंट जिस फंक्शन से रिलेटेड जाना जाता है, तो आप उस तरह से इसको ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्ट्रक्चर वैसा बनाएंगे। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर divides the organization into semi autonomous units and division each with its own sources and objectives. A healthcare system with separate divisions for hospitals, clinics एंड होम केयर सर्विसेज। मतलब एक जो हेल्थ केयर सिस्टम है एक हायर लेवल पे, वो अब एक डिवीजन करेगा कि हमने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करनी है, तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसकी डिवीजन कैसे कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, क्लिनिक्स बना सकते हैं, होम केयर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट चीजों का। कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स, एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ठीक है, एग्जांपल नर्सेज वर्किंग ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पेशेंट केयर यूनिट्स while also रिपोर्टिंग टू द नर्सिंग डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है जो कि है डायलिसिस डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट और भी हो सकते हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेशन में भी आपको भेजा जा सकता है, यहाँ तो आपको किसी बड़े पीएम सीएम, ठीक है, इन लोगों के घरों में भेजा जाता है कि आपने वहां जाके उनको केयर प्रोवाइड करिए। लेकिन आपका काम सिर्फ उनको केयर प्रोवाइड करके अपने घर जाने का नहीं होता, आपने फिर वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपने काम किया है नहीं किया वो आपने अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये वो है। फ्लैट स्ट्रक्चर हैज few or no levels of middle management between staff and executives. It promotes employees involvement and quicker decision making। ठीक है, इसमें कोई लेवल्स नहीं होते, ये मिडिल मैनेजमेंट होती है आपकी स्टाफ और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, और ये प्रमोट करती है एम्प्लॉयज को कि वो इन्वॉल्व करे और एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग के लिए। इसमें क्या था, स्मॉल क्लिनिक आ जाता है जिसमें दो तीन चार या लोग मिलके काम करते हैं और उसको एक डायरेक्टली जो उस क्लिनिक का डॉक्टर होता है या हेड होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वेयर ईच लेवल हैज क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप इसी की एग्जांपल ले लें। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक ना बोर्ड होता है जिसको आपने रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दिया, लार्ज हॉस्पिटल विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल बोर्ड डाउन टू द नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, इसमें आपने ना एक हिरार्की को फॉलो करना होता है, मतलब आपने ना जो अपना लेवल होता है ना उसको क्रॉस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। सो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड रोल्स होते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी हिरारिकल रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफिशियली आउटलाइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एमएस होता है, ठीक है, फिर आपके पास एएमएस होता है, या अगर नहीं भी आता उसके बाद आपके पास डीएमएस होते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे स्टाफ को देखते हैं। फिर आपके पास डीएनएस आपके पास ये जो डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती हैं, फिर सुपरिटेंडेंट्स होती हैं, फिर हेड नर्सेज होती हैं, फिर नर्सेज होती हैं। तो इसमें एक ना डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफिशियल हायरार्की फ्रॉम
सीईओ टू मेडिकल स्टाफ, ठीक है, वही जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल नेटवर्क होता है, रिलेशनशिप दैट डेवलप अमंग एम्प्लॉइज, दीज आर नॉट ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड बट इन्फ्लुएंस हाउ वर्क गेट्स डन। नर्सेज फॉर्मली इनफॉर्मल सपोर्ट ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर विद डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, वो ये नर्सेज एक दूसरे को हेल्प करती हैं, ये वो आ जाता है। व्हाट इज स्टाफिंग एंड लाइन रिलेशनशिप? लाइन रिलेशनशिप, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पेपर्स में आता भी है और मिड टर्म्स में भी मैं लाजमी दूंगी, तो ये आप लोगों ने लाजमी इसको पढ़ना है। लाइन रिलेशनशिप क्या होता है जी? डायरेक्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइन अथॉरिटी क्या होती है? ये डायरेक्ट अथॉरिटी होती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें आप अचीव करते हो अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को, किसकी? ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस की मेन ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा करते हो, ठीक है। लाइन मैनेजर्स मेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर्स। जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं और ऑर्डर्स देते हैं। उसके बाद एग्जांपल क्या था? हेड नर्स फॉर एग्जांपल, वो लाइन मैनेजर है, ठीक है, वो डायरेक्टली सुपरवाइज करेगी अपनी से नीचे की जो स्टाफ नर्सेज होती हैं, ठीक है, जैसे कि टीम लीडर्स भी होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और वो अपने से नीचे वाले स्टाफ नर्सेज को ऑर्डर्स देते हैं और उन्होंने ऑर्डर्स को कैरी आउट करना था। स्टाफ रिलेशनशिप एडवाइजरी और सपोर्टिव रोल्स होते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट टू द लाइन मैनेजर्स। ये क्या होते हैं? इनके पास एक्सपर्टीज होते हैं, इनके पास डिफरेंट इनके रोल्स होते हैं कि इन्होंने ये करना है वो करना है, ठीक है। और ये लाइन मैनेजर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी हेड नर्सेज और सुपरिटेंडेंट्स आ जाते हैं। स्टाफ मेंबर डू नॉट हैव डायरेक्टली अथॉरिटी ओवर लाइन फंक्शंस, ठीक है, उनके पास डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती कि वो जो लाइन फंक्शंस होते हैं उनको क्रॉस करें, उनकी ऑर्डर्स को ही उन्होंने फॉलो करना। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर स्टाफ एडवाइजिंग द हेड नर्स ऑन स्टाफिंग इश्यूज। फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है, ठीक है, कोई स्टाफ है, वो एडवाइस करेगा हेड नर्स को कि उन्होंने स्टाफ के इश्यूज को कैसे एग्जाम मतलब वो करना है, सॉल्व करना है, या तो ये होता है, सॉरी, ये हमारे पास आ जाता है स्टाफ का रिलेशनशिप। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इसके लेवल्स क्या होते हैं? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक्टिविटीज होती हैं, वही चीजें नीचे बता दी उन्होंने कि डिफाइंड रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके लेवल्स होते हैं हमारे पास तीन: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में आपकी सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि पॉलिसीज बनाते हैं और आपको ऑर्डर्स वगैरह। मिडिल लेवल में आपके मैनेजर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी सुपरिटेंडेंट्स, एमएस, ये सब चीजें करते हैं। फिर आपकी हेड नर्सेज आ जाती है। फिर लोअर लेवल पे आपकी एम्प्लॉयज आते हैं जो कि स्टाफ नर्सेज होती हैं जिन्होंने उन चीजों को फॉलो करना। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीडिजाइन? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी कुछ हमने पढ़ा है। रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग क्या होती है? चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस। इसकी एग्जांपल मैं अपने अस्पताल की ही दे सकती हूँ कि जिस अस्पताल में मैं काम कर रही हूँ ना, पहले इसका नाम था सैयद मोहम्मद हुसैन टीबी जनरल कम टीबी हॉस्पिटल, ठीक है, शामली मरी। अभी इसका नाम रख दिया गया है सैयद मोहम्मद हुसैन गवर्नमेंट गवर्नमेंट टीबी टीबी एंड नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर, ठीक है। तो ये है कि अब इसको जनरल हॉस्पिटल बना दिया गया है और इसके अंदर उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की है। पहले सिर्फ इसमें टीबी सेंटर था, अभी इसमें सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं और स्पेशली जिस डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया वो है कार्डियोलॉजी सेंटर। तो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर इन्होंने खोला है इधर, ठीक है। इसका मतलब क्या उन्होंने किया? इसको रीडिजाइन किया है, ठीक है, और उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की है। तो यहाँ पे यह है कि अब ज्यादा नर्सेज आ गई हैं, ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ आ गया है, ज्यादा डॉक्टर्स आ गए हैं, सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं और सब कुछ रीडिजाइन हो गया है। तो सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल दे दी है मैंने। ये रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे कि हम उसकी एफिकेसी को, इफेक्टिवनेस को चेंज करेंगे। दिस कैन इन्वॉल्व डाउन साइजिंग, मर्जिंग डिपार्टमेंट्स और चेंजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हॉस्पिटल मर्जिंग टू डिपार्टमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट। इन्होंने तो एग्जांपल दिया ना कि दो डिपार्टमेंट तो उन्होंने उसको कम किया, मर्ज कर दिया ताकि उनका कॉस्ट खत्म हो, मतलब कॉस्ट कम हो। लेकिन जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें क्या उन्होंने उसको वास्ट किया है। पहले वो छोटा हॉस्पिटल था, सिर्फ एक डिपार्टमेंट चला रहा था, एक डिजीज को देख रहा था, अभी वो वास्ट हो गया, ठीक है। मेडिकल को भी देख रहा है, गायनी भी खुल गई है, पेट्स भी खुल गई है, कार्डियोलॉजी सेंटर भी बन गया है। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग होती है, छोटा करना या बड़ा करना डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस सिचुएशन। रीडिजाइनिंग, मॉडिफाइंग द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू improve the workflow, enhance the communication, adapt the new technologies in market
कंडीशन, ठीक है, जो कि अभी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। ये कल की तरह एक एक्सरसाइज दे दी गई है, ठीक है, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है ये सारी उसकी एक्सरसाइज है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइन रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। ये आपने मार्क करना है इसको, और ये आपने मुझे सबमिट करवाना है। उसके बाद ये आपकी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ गई है। नेक्स्ट वी हैव ग्रोसरी, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपने पढ़नी है, ये मैं आपके मिड टर्म्स में कुछ भी देख सकती हूँ। कल अब हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का सी पार्ट, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड इट्स एप्लीकेशन टू नर्सिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मैनेजमेंट के फंक्शंस कैसे होते हैं और उसकी एप्लीकेशन जब हम करते हैं नर्सिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में तो क्या क्या होता है। ये भी बहुत इजी है, आप लोगों ने फ्री रीड करके आना है, ठीक है। उसके बाद यह है कि आपका यूनिट 1 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे यूनिट 2 पे, जिसका भी ए और बी पार्ट है, ठीक है। इसमें आ जाती हैं आपकी लीडरशिप की थेरीज एंड स्टाइल्स। होपफुली हमारे 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके मिड टर्म्स तक। तो ये है कि खैर जितने चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हम उतने ही चैप्टर्स आपको मिड टर्म में देंगे, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो कल हम ये शुरू करेंगे कि आप लोग मुझसे प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा, जो चीज आपको ना समझ में आई हो, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, आपने लाजमी मुझसे क्वेश्चन पूछना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।